नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्रॉनिकल के योजना एवं कार्यक्रम चैप्टर को देख रहे हैं। इसमें जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं योजना एवं कार्यक्रम। तो योजना एवं कार्यक्रम हमारा पहला बिंदु है, वह है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना 25 नवंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विद्वानों के शोध लेखों और जर्नल प्रकाशनों तक देशव्यापी पहुंच प्रदान करने के लिए एक नई केंद्रीय योजना वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन को मंजूरी दी है। तो केंद्र सरकार ने किस योजना को मंजूरी दी है? वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन को। कब? 25 नवंबर 2024 को। ये याद रखना है। और इसमें एक पॉइंट हमको याद रखना है कि यह किस लिए योजना शुरू की गई है। तो विद्वानों के शोध लेखों और जर्नल प्रकाशनों तक देशव्यापी पहुंच प्रदान करने के लिए। किसके लिए? विद्वानों के शोध लेखों और जर्नल प्रकाशनों तक देशव्यापी पहुंच प्रदान करने के लिए यह योजना शुरू की गई है। अगला, यह योजना सरल, उपयोगकर्ता अनुकूल और पूरी तरह से डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से संचालित की जाएगी। इसमें ये महत्वपूर्ण है कि ये जो योजना है वह हमारी पूरी तरह से डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से संचालित की जाएगी। ये याद रखना है, ठीक है। और ये योजना 3 कैलेंडर वर्षों 2025, 2026 और 2027 के लिए वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन हेतु कुल लगभग 6000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? 6000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ये हमको याद रखना है। आगे है कि एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने, यानी यह योजना किसको बढ़ावा देगी? अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए। और सरकारी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, शोध संस्थाओं और अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं में अनुसंधान व नवाचार संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। तो इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकास, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना, सरकारी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, शोध संस्थाओं और अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं में अनुसंधान व नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है, ठीक है। देखते हैं कि इस योजना का लाभ, एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना का लाभ केंद्र या राज्य सरकार के प्रबंधन के तहत सभी उच्च शिक्षण संस्थानों और केंद्र सरकार के अनुसंधान एवं विकास संस्थानों को एक केंद्रीय एजेंसी सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क, ये याद रखना है, सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क द्वारा समन्वित राष्ट्रीय सदस्यता के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। यानी इसकी सदस्यता लेनी पड़ेगी किसकी? सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क की। फिर यही इसको संचालित करेगा, ठीक है। तो एक प्रकार से इसकी नोडल एजेंसी कौन है? सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क। सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क इसकी एक प्रकार से नोडल एजेंसी है। सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी का एक स्वायत्त अंतर विश्वविद्यालय है। यानी जो सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क है यह किसका केंद्र है? यूजीसी का केंद्र है, ठीक है। विश्वविद्यालय अनुदान का केंद्र है। आगे, यह टियर 2 और टियर 3 शहरों सहित सभी विषयों के छात्रों, शिक्षकों, शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों के विशाल प्रवासी समुदाय के लिए विद्वत्तापूर्ण पत्रिकाओं तक पहुंच का विस्तार करेगी, जिससे देश के प्रमुख विषयों के साथ साथ अंतः विषय अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा। यानी इसमें कुल मिलाकर के अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए गए हैं। ये हमको याद रखना है कि जो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना है
ये शोध एवं अनुसंधान को बढ़ाने की एक योजना है। अगली योजना है कि अटल इनोवेशन मिशन को जारी रखने को मंजूरी। सरकार ने अटल इनोवेशन मिशन को जारी रखने की मंजूरी दी। अब हम लोग जान लेते हैं कि अटल इनोवेशन मिशन है क्या। 25 नवंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 31 मार्च 2028 तक की अवधि के लिए 2750 करोड़ रुपए के आवंटित बजट के साथ नीति आयोग के तत्वावधान में अपनी प्रमुख पहल अटल इनोवेशन मिशन यानी AIMM को जारी रखने को मंजूरी दी। यानी सरकार ने कब तक इस योजना को जारी रखने की मंजूरी दी? 31 मार्च 2028 तक। ठीक है, अभी क्या है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। जो AIM 2.0 योजना है विकसित भारत की दिशा में एक कदम है, जिसका उद्देश्य भारत के पहले से ही जीवंत नवाचार और उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र को विस्तारित और मजबूत और गहरा करना है। यानी इस योजना का उद्देश्य नवाचार और उद्यमिता इकोसिस्टम को विस्तारित करना और मजबूत करना है। ठीक है, आगे इसी में हम लोग देखते हैं कि जो ये अटल इनोवेशन योजना है जो पहली थी, ये तो 2.0 है, तो जो 1.0 थी इसमें क्या था? अटल इनोवेशन योजना 1.0 में ऐसे कार्यक्रमों को लागू करने की प्रक्रिया शामिल थी जिन्होंने भारत के तत्कालीन उभरते पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए नए नवाचार बुनियादी ढांचे का निर्माण किया। यानी जिसने नवाचार बुनियादी ढांचे का निर्माण किया उसको AIM 1.0 में शामिल किया गया था, जबकि जो AIM 2.0 है मौजूदा वातावरण में कमियों को दूर करने और केंद्र और राज्य सरकारों, उद्योग, शिक्षा और समुदाय के माध्यम से सफलताओं को हासिल करने के लिए डिजाइन की गई नई पहल शामिल है। यानी इसमें नई पहल शामिल की गई है 2.0 में। AIM 2.0 को AIM 2.0 को भारत के नवाचार और उद्यमिता के वातावरण को 3 तरीकों से मजबूत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, यह पूछा जा सकता है कि जो अटल इनोवेशन योजना 2.0 है इसको कितने तरीकों से मजबूत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है? 3 तरीके से। वो 3 तरीके क्या हैं? पहला है इनपुट बढ़ाकर। इनपुट क्या है? यानी अधिक इनोवेटर और उद्यमियों को शामिल करके। अगर हम अधिक से अधिक इनोवेटर्स और उद्यमियों को शामिल करेंगे तो इस योजना को और मजबूत किया जा सकेगा। दूसरा है सफलता दर या थ्रूपुट के सुधार करके, थ्रूपुट में सुधार करके, यानी अधिक स्टार्टअप को सफल होने में मदद करके। जितने स्टार्टअप्स हैं, ठीक है, उनको हम अधिक से अधिक मदद करें ताकि वो सफल हों, तो इससे भी इस योजना को बल मिलेगा, यह योजना मजबूत होगी। तीसरा है आउटपुट में गुणवत्ता में सुधार करके, यानी बेहतर नौकरियां, उत्पादों और सेवाओं का उत्पादन करके। तो इस तरह से ये 3 तरीके हैं जिनके माध्यम से इस योजना को मजबूती प्रदान की जाती है। अगला पॉइंट है कि अटल इनोवेशन मिशन के अगले चरण में भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में और बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। AIM के जारी रहने से सभी क्षेत्रों में बेहतर नौकरियां, नवीन उत्पाद और उच्च प्रभाव वाली सेवाएं उपलब्ध कराने में काफ़ी मदद मिलेगी। ये चीज़ यहाँ पर हमको याद रखना है कि अगर यह जारी रहती है तो सभी क्षेत्रों में जो नौकरियां हैं, नवीन उत्पाद हैं और उच्च प्रभाव वाली जो सेवाएं हैं उनको उपलब्ध कराने में काफ़ी मदद मिलेगी, काफ़ी सहायता मिलेगी। अगला है देश का प्राकृतिक परीक्षण अभियान। देश का प्रकृति परीक्षण अभियान। देश का प्रकृति परीक्षण अभियान क्या है?
ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको कब लागू किया गया? 26 नवंबर 2024 को संविधान दिवस, यानी 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 26 नवंबर को हमारा संविधान लागू हुआ था, इसलिए इस दिवस को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर आयुष मंत्रालय का देशव्यापी अभियान देश का प्रकृति परीक्षण अभियान, यानी अभी देखिए यहाँ पर यह इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि पूछा जा सकता है कि देश का जो प्रकृति परीक्षण अभियान है यह किस मंत्रालय की पहल है? तो यह आयुष मंत्रालय की पहल है, इसको याद रखिए, ठीक है। और यह 26 नवंबर 2024 से शुरू हुआ और कब तक चलेगा? 25 दिसंबर 2024 तक चलेगा। इस महत्वपूर्ण अभियान का उद्देश्य क्या है? भारत में स्वास्थ्य सेवा जागरूकता में क्रांति लाना, कि जो भारत में स्वास्थ्य सेवा है उसमें जागरूकता के लिए क्रांति लाना, लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों, ठीक है। इस उद्देश्य से इस योजना को शुरू किया गया है। इसमें 18 साल और उससे ऊपर के व्यक्तियों को शामिल किया गया है। ये एज ग्रुप याद रखिए, इस योजना में किस वर्ग के लोगों को शामिल किया गया है? 18 वर्ष से अधिक के व्यक्तियों को इसमें शामिल किया जाएगा। 29 अक्टूबर को पीएम मोदी ने 9वें आयुर्वेद दिवस अक्टूबर को पीएम मोदी ने 9वें आयुर्वेद दिवस समारोह के अवसर पर देश के प्रकृति का परीक्षण अभियान की शुरुआत की थी। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि इस अभियान की शुरुआत किसने की थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कब की थी? 29 अक्टूबर को। और किस दिवस समारोह के अवसर पर? 9वें आयुर्वेद दिवस समारोह के अवसर पर इस योजना को शुरू किया गया था, ठीक। आयुष मंत्रालय ने इसके लिए 4,70,000 से अधिक समर्पित स्वयंसेवकों को ट्रेनिंग दी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कितने स्वयंसेवकों को ट्रेनिंग दी है, ठीक है, एक बार आप ऐसे देख लीजिए। सबसे ज़्यादा इसमें ये इम्पॉर्टेंट है कि इस योजना को किसने शुरू किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कब? 29 अक्टूबर को 9वें आयुर्वेद दिवस समारोह के अवसर पर, ठीक है। तो ये हमारी महत्वपूर्ण योजना है। अगली देखते हैं विजन पोर्टल का शुभारंभ। विजन पोर्टल क्या है? विजन पोर्टल 21 नवंबर 2024 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विद्यार्थी नवाचार और आउटरीच नेटवर्क के लिए विकसित भारत पहल यानी विजन का उद्घाटन किया। यानी विजन का उद्घाटन, विजन पोर्टल का उद्घाटन किसने किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। इसका उद्देश्य, इस विजन पोर्टल का उद्देश्य क्या है? वंचित बच्चों में शिक्षा, कौशल विकास और नवाचार को बढ़ावा देना। यानी इसमें जो वंचित बच्चे हैं उसमें शिक्षा, कौशल विकास और नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विजन पोर्टल की शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि विजन पोर्टल दूर दराज के क्षेत्रों में, ये जो पोर्टल है विजन पोर्टल दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए मार्गदर्शन और प्रशिक्षण तक पहुंचने के लिए एक प्रवेश द्वार के रूप में काम करेगा, ठीक है। इतना याद रखना है और इसमें कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है। अगला है विजन इंडिया 2047 के तहत देश की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए विजन जैसी पहल महत्वपूर्ण है। यानी जो हमारा विजन इंडिया 2047 है, इसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए ऐसे विजन की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इसका उद्देश्य भारत को प्रौद्योगिकी, शिक्षा व आर्थिक विकास में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना है। यानी जो ये विजन है इसका उद्देश्य क्या है? भारत को प्रौद्योगिकी, शिक्षा
वह आर्थिक विकास में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना है। भारत में स्टार्टअप्स की संख्या, यहाँ पर देखिए, भारत में स्टार्टअप की संख्या 2014 में लगभग कितना थी? 350 से 400 स्टार्टअप्स हुआ करते थे, लेकिन आज वर्तमान में 1.67 लाख से अधिक स्टार्टअप्स हो गए हैं। यही वजह है हमारा देश वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि जो भारत है स्टार्टअप इकोसिस्टम में विश्व में किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। ठीक, तो यहाँ से यह महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको याद रखिए। अगला है राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के तहत 12 शोध परियोजनाओं को मंजूरी। ये इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के तहत कितने शोध परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? तो 12 शोध परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। अब इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि 12 नवंबर 2024 को केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह की अध्यक्षता में 10वें मिशन संचालन समूह ने राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन के अंतर्गत 13.3 करोड़ रुपए मूल्य की लागत वाली 12 शोध परियोजनाओं को मंजूरी दी। तो 12 शोध परियोजनाओं को मंजूरी किस मिशन के तहत? 10वें मिशन संचालन समूह ने राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन यानी राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के तहत इन 12 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, ये याद रखना है। अगला है शोध परियोजनाओं के मैदान को ढकने। शोध परियोजनाओं में मैदान को ढकने के काम आने वाले जियो टेक्सटाइल, टिकाऊ और स्मार्ट टेक्सटाइल, यौगिक कपड़े आदि प्रमुख क्षेत्र हैं। ठीक है, तो इसमें जो मैदान को ढकने वाले कपड़े आते हैं, काम आने वाले टिकाऊ और स्मार्ट टेक्सटाइल, यौगिक कपड़े आदि प्रमुख क्षेत्र इसमें शामिल किए गए हैं। स्वीकृत परियोजनाओं को IIT और NIT, CSI प्रतिष्ठान, अन्य प्रतिष्ठित शोध निकायों और संस्थानों द्वारा प्रस्तावित किया गया था। अब यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन एक प्रमुख योजना है जो स्थानीय उद्योग, विशेष रूप से फाइबर विकास के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास क्षमताओं को विकसित करने पर केंद्रित है। यानी जो राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन है, इस योजना प्रमुख रूप से किस क्षेत्र के लिए है? जो स्थानीय उद्योग, विशेष रूप से जो फाइबर विकास के क्षेत्र हैं, उनमें अनुसंधान एवं विकास क्षमताओं को विकसित करने के लिए यह केंद्रित है। तो ये याद रखना है राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन। ठीक है, राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन का प्रमुख उद्देश्य। अगला पॉइंट है मिशन के तहत स्वीकृत शोध परियोजनाओं की कुल संख्या 168 हो गई है। यानी अब इसमें कुल परियोजनाओं की संख्या कितनी हो गई है? 168 हो गई है, जिनका कुल मूल्य लगभग 509 करोड़ रुपए हो गया है। कितना हो गया है? 509 करोड़ रुपए हो गया है। ठीक, इसमें अगला पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, घरेलू कपड़ा उद्योग 2030 तक बढ़कर 350 अरब डॉलर होने की संभावना है। यानी जो घरेलू कपड़ा उद्योग है उसका 2030 तक लक्ष्य क्या है? कितना अरब डॉलर का है? 350 अरब डॉलर का है, जिसमें 4.5 से 6 करोड़ रोजगार सृजन की भी संभावना है। कितना? लेकिन मेन उद्देश्य इसका यह है कि कितना अरब डॉलर का 2030 तक इसका लक्ष्य हो जाएगा? 350 अरब डॉलर का। अगला है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने 26 फरवरी 2024 को 1480 करोड़ रुपए की कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय तकनीकी, ये इम्पॉर्टेंट है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 26 फरवरी 2024 को 1480 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन की स्थापना को मंजूरी दी। यानी राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन की स्थापना को मंजूरी कब मिली? 26 फरवरी 2024 को। ठीक है, ये याद रखना है।
अगली योजना है त्वरित नवाचार एवं अनुसंधान के लिए साझेदारी कार्यक्रम यानी पेयर। त्वरित नवाचार एवं अनुसंधान के लिए साझेदारी पेयर कार्यक्रम 14 नवंबर 2024 को अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANFR ने विश्वविद्यालयों, विशेष रूप से केंद्रीय और राज्य सार्वजनिक संस्थानों की अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ाने के लिए त्वरित नवाचार एवं अनुसंधान के लिए साझेदारी कार्यक्रम पेयर कार्यक्रम शुरू किया। कब? 14 नवंबर 2024 को पेयर कार्यक्रम की शुभारंभ की घोषणा की गई, ये याद रखना है। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का संचालन 10 सितंबर 2024 को गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक के साथ शुरू किया गया था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। मोदी ने गवर्निंग बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में, यानी गवर्निंग बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री मोदी ने अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो याद रखना है। आगे है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा निर्धारित उद्देश्यों के साथ संरेखित पेयर पहल का उद्देश्य शीर्ष स्तरीय संस्थानों के साथ सहयोग को बढ़ावा देकर भारतीय विश्वविद्यालयों, विशेष रूप से सीमित शोध क्षमताओं वाले केंद्रीय और राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में अनुसंधान उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है। यानी कुल मिलाकर के इसका जो उद्देश्य है यही है कि अनुसंधान उत्कृष्टता को बढ़ावा देना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, यह संस्थानों में व्यवस्थित अनुसंधान को सुविधाजनक बनाने के लिए मेंटरशिप संचालित हब और स्पोक ढांचे के माध्यम से किया जाएगा। यानी इस संस्थान में जो व्यवस्थित अनुसंधान विकास है उसको सुविधाजनक बनाने के लिए मेंटरशिप योजना भी शुरू की है। मेंटरशिप किया जाएगा, हब स्थापित किया जाएगा ताकि जो हमारे अनुसंधान हैं व्यवस्थित हों और सुविधाजनक हों, कोई दिक्कत उनको न हो। ये हब उभरते संस्थानों स्पोक को अनुसंधान गतिविधियों में मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। यानी ये जो संस्थान हैं, जो अनुसंधान गतिविधियां हैं, उनको क्या करेंगे? एक प्रकार से मार्गदर्शन प्रदान करेंगे, गाइडलाइन प्रदान करेंगे तथा उनके संसाधनों और विशेषज्ञता का दोहन करने के लिए पहुंच प्रदान करेंगे तथा इस प्रकार संस्थाओं के बीच की खाई को पाटेंगे और भारत में एक मजबूत अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र का पोषण करेंगे। मेन उद्देश्य यही है कि भारत में एक मजबूत अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने के लिए ये योजना शुरू की गई है। यह कार्यक्रम उच्च रैंकिंग वाले संस्थानों के मार्गदर्शन प्रदान करके उभरते संस्थानों में नवाचार को प्रोत्साहित करने, महत्वपूर्ण परिणामों के साथ प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी अनुसंधान को बढ़ावा देने और सहयोगी नेटवर्क स्थापित करने और उन्नत बुनियादी ढांचे और सर्वोत्तम कार्यप्रणाली के माध्यम से अनुसंधान की गुणवत्ता बढ़ाने में मदद करेंगे। यानी कुल मिलाकर के ये योजना अनुसंधान को बढ़ावा देगी, उसके साथ साथ अनुसंधान में गुणवत्ता भी लाने का प्रयास करेगी कि जो अनुसंधान हो वो गुणवत्तापूर्ण हो। ठीक है, अगली योजना है चिकित्सा उपकरण उद्योग को मजबूत करने के लिए योजना। 8 नवंबर 2024 को केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा चिकित्सा उपकरण उद्योग को मजबूत करने की योजना का शुभारंभ किया।
यानी इस योजना का शुभारंभ कब किया गया? 8 नवंबर 2024 को। किसने किया? जेपी नड्डा ने। ये याद रखना है इसमें। अगला है, यह एक समग्र योजना है। यह एक समग्र योजना है जो चिकित्सा उपकरण उद्योग के संवेदनशील क्षेत्रों को लक्षित करती है, जिनमें प्रमुख हिस्सों और सहायक उपकरणों का निर्माण, कौशल विकास, दैनिक अध्ययन के मदद, सामान्य बुनियादी ढांचे का विकास और उद्योग को बढ़ावा देना शामिल है। ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें। इस नई योजना का कुल परिव्यय कितना होगा? 500 करोड़ रुपए है। इसमें 5 उप योजनाएँ शामिल की। ये देखिए, ये इम्पॉर्टेंट है कि इसमें कौन कौन सी 5 उप योजनाएँ शामिल की गई हैं। इन 5 उप योजनाओं का नाम आप एकदम याद कर लीजिए। 5 उप योजनाएँ कौन कौन सी? पहला है चिकित्सा उपकरण समूह के लिए सामान्य सुविधाएं। दूसरा है आयात निर्भरता कम करने के लिए सीमांत निवेश योजना। चिकित्सा उपकरणों के लिए क्षमता निर्माण और कौशल विकास योजना। चौथी है चिकित्सा उपकरण नैदानिक अध्ययन सहायता योजना। और 5वीं है चिकित्सा उपकरण प्रोत्साहन योजना। ये 5 योजनाएं, ठीक है, एकदम रट डालिए कि ये उप योजनाएं इस योजना में शामिल की गई हैं। इस योजना से न केवल उद्योग जगत को मदद मिलेगी, बल्कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक लंबा फासला तय किया जा सकेगा। यानी कुल मिलाकर के इस योजना का उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। भारत चिकित्सा उपकरण बाजार करीब $14 बिलियन का है, जिसे 2030 तक $30 बिलियन बनाने का लक्ष्य सरकार का है। अभी कितना है? $14 बिलियन है और 2030 तक इसका उद्देश्य लक्ष्य कितना हो जाएगा? $30 बिलियन तक पहुंच की उम्मीद है। ठीक है। अगला है वन डे वन जीनोम पहल का शुभारंभ। वन डे वन जीनोम पहल का शुभारंभ जैव प्रौद्योगिकी विभाग, जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं नवाचार परिषद यानी ब्रिक ने भारत की विशाल सूक्ष्मजीव क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए वन डे वन जीनोम पहल की शुरुआत की है। तो इस पहल की शुरुआत किसने किया है? ब्रिक ने किया है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे हम लोग इसमें देखते हैं। ये जो हमारी योजना है वन डे वन जीनोम, अब यहाँ पर हम लोग आगे देखते हैं इसमें कि भारत के G20 शेरपा और नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत ने थोड़ा सा इसको बड़ा कर लिया जाए। अमिताभ कांत ने 9 नवंबर 2024 को राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में आयोजित जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं नवाचार परिषद ब्रिक के पहले स्थापना दिवस पर एक दिन एक जीनोम पहल की शुरुआत की। यानी ब्रिक के पहले स्थापना दिवस के अवसर पर एक दिन एक जीनोम पहल की शुरुआत की। किसने की? अमिताभ कांत ने, जो भारत G20 के शेरपा थे। और कब? 9 नवंबर 2024 को। तो देखिए ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावना है, तो आप इनको अच्छे से याद कर लें। वन डे वन जीनोम पहल हमारे देश में पाए जाने वाले जीवाणुओं की अलग अलग प्रजातियों को उजागर करेगी और पर्यावरण, कृषि और मानव स्वास्थ्य में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाएगी। तो जो वन डे वन जीनोम पहल है, ये हमारे देश में जो जीवाणु पाए जा रहे हैं, उनकी जो अलग अलग प्रजातियां पाई जा रही हैं, उनको उजागर करेगी और वो प्रजातियां पर्यावरण के लिए, कृषि और मानव स्वास्थ्य के लिए कितनी महत्वपूर्ण हैं, इनके बारे में बताएगी। ठीक है, तो यह है हमारी वन डे वन जीनोम परियोजना। जीनोम अनुक्रमण से सूक्ष्मजीवों में छुपी हुई, अब देखिए जीनोम अनुक्रमण से क्या फ़ायदा होगा? जीनोम अनुक्रमण से सूक्ष्मजीवों की छिपी हुई क्षमता को बड़े पैमाने पर सामने लाया जा सकेगा। अनुक्रमण आंकड़ों का विश्लेषण करके विभिन्न महत्वपूर्ण एंजाइमों,
रोधी प्रतिरोध, जैव सक्रिय यौगिकों आदि के लिए जीनोम एन्कोडेड क्षमता की पहचान की जा सकती है। ठीक है, तो इससे इनकी क्षमता की पहचान की जा सकेगी और ये किस क्षेत्र के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे, उनमें इनका उपयोग किया जा सकेगा। इस क्षेत्र में अनुसंधान से हमारे पर्यावरण की बेहतर सुरक्षा और प्रबंधन, कृषि में विकास और मानव स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा। यह बहुत अच्छी योजना है अगर यह सफल हो जाती है तो। इस पहल का समन्वय जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं नवाचार परिषद और राष्ट्रीय जैव चिकित्सा जीनोमिक संस्थान ब्रिक्स द्वारा किया जाएगा। ये इम्पॉर्टेंट है कि इस योजना का जो समन्वय है किसके द्वारा किया जाएगा, जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान एवं नवाचार परिषद और राष्ट्रीय जैव चिकित्सा जीनोमिक संस्थान यानी ब्रिक्स। इस पहल का उद्देश्य देश में पृथक किए गए पूर्ण रूप से एनोटेड जीवाणु जीनोम को जन सामान्य के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध कराना है। ठीक है, तो यह इस पहल का मेन उद्देश्य है, मेन ए पॉइंट है। आप इसको अच्छे से याद रखिए कि कौन इसका समन्वय करेगा, कौन कौन संस्थान, जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं नवाचार परिषद और राष्ट्रीय जैव चिकित्सा जीनोमिक्स संस्थान। अगली योजना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, विद्या लक्ष्मी योजना। विद्या लक्ष्मी योजना हमारी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। 6 नवंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र की एक नई योजना विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रमुख पहल है। यह देश के शीर्ष 680, 860 यह देश के शीर्ष 860 गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश पाने वाले छात्रों को शिक्षा ऋण के विस्तार की सुविधा प्रदान करेगी। यानी इस योजना के तहत शिक्षा ऋण एजुकेशन लोन का विस्तार किया गया है कि किस बच्चों को किस शिक्षा के लिए लोन दिया जा सकता है, उसमें क्या रियायत होगी। योजना के तहत गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थान में प्रवेश लेने वाला कोई भी छात्र ट्यूशन फीस की पूरी राशि और पाठ्यक्रम से संबंधित अन्य खर्चों के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों से संपार्श्विक मुक्त यानी कोलेटरल फ्री, गारंटर मुक्त ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र होगा। तो कोई भी जो छात्र है उसकी जो ट्यूशन फीस होगी उसकी पूरी राशि और उस कोर्स से संबंधित जो अन्य खर्चे हैं उनके लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों से कोलेटरल फ्री, गारंटर मुक्त ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र होगा। इस योजना में 7.5 लाख रुपए तक की ऋण राशि के लिए छात्र बकाया भुगतान चूक के 75% की क्रेडिट गारंटी के लिए पात्र होंगे। इससे बैंकों को योजना के तहत छात्रों को शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी। ठीक है, तो बैंक 7.5 लाख रुपए तक लोन देंगे। योजना के तहत हर साल 1 लाख छात्रों को, यानी इस योजना के तहत ये इम्पोर्टेंट है कि हर साल कितने छात्रों को ब्याज अनुदान सहायता दी जाएगी, 1 लाख छात्रों को। और तकनीकी पेशेवर पाठ्यक्रमों का विकल्प चुनने वाले छात्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। 2024-25 और 30-31 के दौरान 3600 करोड़ रुपए का परिव्यय किया जाएगा। इस अवधि के दौरान 7 लाख नए छात्रों को ब्याज अनुदान का लाभ मिलने की उम्मीद है। अगली हमारी योजना है हरित हाइड्रोजन मिशन की R&D योजना के तहत उत्कृष्टता केंद्र हेतु प्रस्ताव। 4 नवंबर 2024 को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की अनुसंधान एवं विकास योजना के तहत उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं।